Good morning all of you. Today we will continue our 9th chapter class 12th subject biology. आज अपने जो अपना 9th chapter कंटिन्यू कर रहे थे उसके अंदर हम लोग आज कुछ पॉइंट्स कंप्लीट करेंगे जो है पहला तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। कल मैंने लेक्चर में आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने उसके एंजाइम से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपने वो फैक्टर्स कंप्लीट करेंगे, कुछ 6 से 7 जो इसमें फैक्टर्स है जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, इन दो चीज़ों के बारे में आपको मैंने बताया था। एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो आपस में कंबाइन कैसे होते हैं और उनके ऊपर किन किन साइंटिस्ट ने क्या थ्योरीज दी थी। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो है कल वाले लेक्चर के बारे में अपने थोड़ा सा जान लेते हैं। कल के लेक्चर के अंदर उन्होंने क्या देखा था, एक तो इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखी थी एंजाइम की। क्या देखी थी? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, जैसे कुछ प्रोटीन नेचर था, कोलाइडल नेचर था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सब पार्ट्स किए थे स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ा था, उसके रिलेटेड जानकारियाँ ली थी। ठीक है, और आज हम ये करने जा रहे हैं अपना फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता है, सिंपल सी बात है, अपने जो एंजाइम के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, आपका चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कुछ पॉजिटिवली इफेक्ट भी डालते हैं और अगर उनकी ऑप्टिमम क्वांटिटी से प्लस कर दिया जाए, यानी कि क्वांटिटी जितनी चाहिए उससे ओवर हो जाए क्वांटिटी, तो वो उसको प्लांट को या सेल्स को हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अपना जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में देखते हैं अपने। देखो क्या होता है ना कि प्लांट्स हैं, सेल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। जैसे तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनको ग्रो करवाने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। मैंने आपको कल बताया था टेम्परेचर, पीएच, ये सब जो है प्लांट की ग्रोथ में एक ऑप्टिमम रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर क्या होता है ना, किसी भी चीज़ की एक्सेस अमाउंट हमेशा हार्म करती है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी चीज़ को दिया जाता है तो वो क्या करती है, हार्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊँ कि टेम्परेचर जो होता है प्लांट्स के लिए, किसी भी सेल के लिए बेसिकली कुछ उसकी हद होती है, कुछ लिमिट होती है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होती है, इसकी टेम्परेचर की ऑप्टिमम रेंज होती है। क्या होती है ऑप्टिमम रेंज? इसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट होता है वो अच्छी क्वांटिटी में वर्क करता है, यानी कि प्लांट की जो भी सेल्स होती हैं कंप्लीटली एक्टिव होती हैं। ये प्लांट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो सारी की सारी सेल्स एक्टिव होती हैं और अच्छा वर्क करती हैं। बट जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से प्लस होना स्टार्ट हो जाता है, मान लो 50 डिग्री पे पहुंच गया, 70 पे पहुंच गया, तो ये क्या होता है, इनके अंदर अपने प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या होने लग जाते हैं, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि प्लांट्स की एक्टिविटी जो सेल्स की होती है सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंजाइम से वर्क करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये मत बोल देना कि प्लांट्स जो है डेजर्ट साइड में होते हैं, जो उनके अंदर तो मैडम कि ये तो सर्वाइव कर रहे थे इतने टेम्परेचर पे। हाँ जी, वो वाले प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कैक्टस का प्लांट है, उसकी लीव्स है या उस प्लांट को कोई भी हार्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो डेजर्ट के अकॉर्डिंग ही प्लांट बना होता है, यानी कि अगर उसके टेम्परेचर प्लस भी होता जाए तो उसकी सेल्स को फिर भी हार्म नहीं पहुंचता। बट ये नॉर्मल कंडीशंस की बात हो रही है। अगर टेम्परेचर 20 to 35 है तो प्लांट जो है बेस्ट ग्रो करते हैं, अच्छी उसको टेम्परेचर एंजाइम जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एंजाइम की रेंज जो है, एंजाइम की एक्टिविटी की जो रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से प्लस होते ही डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि एंजाइम जो अपनी एक्टिविटी रिड्यूस कर देता है 35 डिग्री सेल्सियस प्लस होती है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है अपना पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू, अब पीएच वैल्यू जैसे थोड़ा टेम्परेचर के बारे में पढ़ा है वैसे ही पीएच है। ठीक है, हर एक जो मीडियम होता है, एंजाइम होता है, वो पीएच के लिए सेंसिटिव होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर रेंज होती है हर एक सेल की, प्लांट की, जो किसी पर्टिकुलर पीएच तक ग्रो करता है। उसके बाद में अगर ज़्यादा एसिडिक नेचर हो, यानी कि 7 से कम होती जाए, कुछ पॉइंट्स तक भी वो कामयाब रहता है, उसके बाद में वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और 7 से प्लस यानी ज़्यादा बेसिक मीडियम में भी प्लांट जो है अपने अपने ऊपर सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना ग्रो कर पाता है। सो आपको मैं एक रेंज बता दूं, जैसे उन्होंने टेम्परेचर की रेंज देखी है, वैसे जो पीएच की रेंज है वो 5 to 7.5, ये क्या है, बेस्ट रेंज है प्लांट के ग्रो करने की। समझ आ गया? इससे प्लस होते हैं या इससे कम होती, प्लांट जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है एंजाइम जो है रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। समझ आ गया? इससे प्लस होते, समझ आ गया आपको? नेक्स्ट पीएच के बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं।
एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, पहले अपना कॉम्प्लेक्स, क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। फिर ये कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर होती है बाद में एंजाइम अलग हो जाता है और इसमें से प्रोडक्ट मिलकर बाहर आता है। समझ आ गया? एंजाइम और सबस्ट्रेट ने आपस में कॉम्बिनेशन किया तो एक कॉम्प्लेक्स बना दोनों की मदद से। फिर उसके बाद में एंजाइम जो है वो अलग हो जाता है, फिर इसमें से जो सबस्ट्रेट है एंजाइम के साथ वर्क करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ रिएक्ट करने वाले की, तो एंजाइम की एक्टिविटी उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, इसको थोड़ा अपने डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। एंजाइम की सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन होती है अगर लेस होगी, ऑप्टिमम होगी या एक्सेस होगी, तो ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि एंजाइम किस तरह वर्क करता है। मतलब सबस्ट्रेट की अगर क्वांटिटी लेस है तो एंजाइम कम वर्क करेगा। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ऑप्टिमम है, क्या है, ऑप्टिमम, तो ये ऑप्टिमम यानी कि अच्छा वर्क करेगा, एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वर्क करता रहेगा। ठीक है, अब क्या होता है एक्सेस होने के टाइम पे, थर्ड कंडीशन क्या आती है, एक्सेस होने वाली टाइम पे क्या होता है, जब प्लांट के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एक्सेस हो जाती है तो एंजाइम क्या होता है, वो तो एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होती है, एक्सेस सबस्ट्रेट के टाइम पे भी कांस्टेंट ही चलती है। समझ आ गया? यानी कि इसको दोबारा सुन लो, अगर इंक्रीज हो रही है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो एंजाइम की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जाके एक बियॉन्ड अ डेफाइनेट कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी बिकम कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि कुछ एक पर्टिकुलर चीज, अब आप लोगों को ये चीज तो पता है, अपने प्रैक्टिकली भी देखते हैं, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है, उसके बाद में पार होती चीजें या तो कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है या फिर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस केस में जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, बट कुछ लिमिट तक। ठीक है, तो ये था अपना थर्ड फैक्टर। अब अपने चलते हैं फोर्थ फैक्टर पे जिसको अफेक्ट करता है इसकी कंसंट्रेशन को। तो फोर्थ फैक्टर के अंदर देखते हैं अपने फोर्थ क्या है। फोर्थ के अंदर देखो एंजाइम कंसंट्रेशन की बात होगी, किसकी हो रही है, एंजाइम कंसंट्रेशन की। इसके अंदर क्या होता है, देखो एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि प्लांट जो है, सेल जो है कितना वर्क करती है। यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंजाइम की कंसंट्रेशन में, यानी कि वो सबस्ट्रेट के साथ कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्टिविटी। जैसे जैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी एक्टिविटी उतनी ही प्लस होती जाएगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, इस रिलेशन से आप डायरेक्ट समझ सकते हो। ठीक है, अब क्या होता है कुछ टाइम तक ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कुछ लिमिट कुछ पॉइंट पे जाके रुक जाती है, वही लिमिट वाली बात होगी, और उसके बाद में क्या होता है एक्टिविटी कांस्टेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, उसके साथ साथ एक्टिविटी भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। पर आप लोग सोचो कि पता नहीं कितनी कंसंट्रेशन बढ़ती रही तब तक भी एक्टिविटी उतनी बढ़ती रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। इससे पहले वाले फैक्टर में भी आपको मैंने कांस्टेंट का नाम दिया था, उसके अकॉर्डिंग भी एज इट इज इसमें होना स्टार्ट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आती चीजें कांस्टेंट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने फिफ्थ नंबर पॉइंट की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे स्टार्टिंग की अगर अपने बात करें, एंड पे अपने बाद में, एंड पहले अपने स्टार्टिंग की बात करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट स्टार्टिंग में कंप्लीट है, एंजाइम जो है वो कंप्लीटली एक्टिव है। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले प्रोसेस में और एंड प्रोसेस में बहुत ज़्यादा फर्क होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, प्रोसेस जो होती है वो धीरे धीरे स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड तक आते आते जो एंजाइम है उनकी एक्टिविटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और कुछ टाइम के बाद में जो है एंजाइम की कैटालाइटिक एक्टिविटी एंड तक आके जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। तो स्टार्टिंग के अंदर तो कोई अच्छा वर्क करता है, बट एट लास्ट जब एंड पर आते आते क्या होता है, इसकी कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि ये क्या काम करता है, कैटलिस्ट की तरह भी वर्क करता है, यानी कि रिएक्शंस को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या होता है
ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन कुछ और है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक्टिविटी रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपने एंजाइम इनहिबिटर एंड पॉइजंस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, 6th वाला जो फैक्टर है ये कंप्लीटली आपको दो टाइप में आगे फर्दर डिवाइड होगा, जिसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि इस पॉइंट में क्या कहना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं, इनहिबिटर्स के बारे में। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, इनहिबिटर एंड पॉइजन। पॉइजन का मतलब और इनहिबिटर का मतलब आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज से रिलेटेड है। किससे है, नेगेटिव से। बेसिकली इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, और पॉइजन का जहाँ पे नाम आ जाए तो वो हमेशा किसी ना किसी नेगेटिव वर्ड को ही शो करेगा। ये चीज आपको वर्ड से पता चल रही होगी। सो इसके अंदर क्या होता है, इनहिबिटर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला तो क्या है, कंपिटिटर। पहला क्या होता है, कंपिटिटर इनहिबिटर, ठीक है। दूसरा होता है इसके अंदर परमानेंट बोल दो या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोल दो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इनका मैं आपको वर्क समझाती हूँ। इनके अंदर देखो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा, और नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर इनहिबिटर्स का काम क्या होता है। देखो इनहिबिटर्स नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करते हैं, एंजाइम एक्शन फ्लो करवाने में बहुत ही ज्यादा हद तक काम करते हैं। यानी कि एंजाइम की एक्टिविटी जो है उसको इनहिबिट करवा देते हैं और उससे रिएक्शन के अंदर एक पॉइजन का काम करना चालू करते हैं। यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी उसके अंदर ऐसे वर्क करेंगे कि जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसको स्लो डाउन कर देंगे या फिर उसमें बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे। तो इनके बेसिस पे जो ये इनहिबिटर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। अब इन दोनों के अंदर सबसे ह्यूज डिफरेंस जो है अपनी डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। कॉम्पिटिटिव टाइप का इनहिबिटर जो होता है ये आपको मैंने बताया था, एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। बताई थी ना आपको मैंने ये बात। अब इसके अंदर क्या होता है ना, जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट के साथ में क्या करना स्टार्ट कर देता है, कंपटीशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, आपको मैंने कल भी एक डायग्राम बताया था, उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम के ऊपर एक साइट प्रेजेंट होती है जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट ऐड होता है ना। एक साइट प्रेजेंट होती है जिससे सबस्ट्रेट ऐड होता है। तो इस साइट पे नॉर्मली सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, बट जब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आ जाते हैं तो इनकी क्या होती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है इन दोनों का आपस में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। और एट लास्ट क्या होता है, सबस्ट्रेट को साइड करके, सबस्ट्रेट को यहाँ से रिमूव करके इनहिबिटर इसमें एंटर कर जाता है। क्या कर जाता है, इनहिबिटर एंटर कर जाता है, यहाँ पे इसके साथ में एंजाइम के साथ में इनहिबिटर जुड़ जाता है। समझ आ गया। तो एंजाइम के साथ में जब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा, एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो वर्क क्या होगा, स्लो ही होगा, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके तो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट जुड़ा ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसा बना, तो रिएक्शन की रेट अपने आप ही स्लो हो जाती है। तो चीजें रिलेट कर पा रहे हो ना। फिर हम बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर के अंदर क्या होता है, देखो ये इनहिबिटर्स जो होते हैं ना ये एंजाइम के साथ में जो सबस्ट्रेट होता है उसके साथ में जुड़ जाते हैं। मतलब कि अपनी एक एंजाइम के अंदर स्पेस बना देते हैं। जैसे मान लो ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे स्पेस थी सबस्ट्रेट के लिए, किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो अपनी एक और साइड यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। समझ आ गया। यानी कि नॉन कॉम्पिटिटिव जो होते हैं काम तो वो भी करेंगे स्लो डाउन करने का, बट वो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, वो सबस्ट्रेट को उसकी जगह दे देंगे और खुद भी अपनी एक जगह एंजाइम के अंदर बना लेंगे, ठीक है। तो दोबारा सुना, इसके अंदर इनहिबिटर्स का काम क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को स्लो
टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। कौन कौन सी? पहले तो ये कि वो नेचर कैसा है एंजाइम का, नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का नेचर अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा तो वो पॉजिटिवली जल्दी कंप्लीट होगी और प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेगी। दूसरी चीज क्या है जिसकी वो डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग ऑफ सबस्ट्रेट, पार्टिसिपेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो कंप्लीटली साइड पे जाके अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये चीज भी है वो काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने इसके अंदर, नेचर और एंजाइम का और पार्टिसिपेशन ऑफ सबस्ट्रेट। बेसिकली जो एंजाइम का मोड है या केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो एंजाइम की एक्टिविटी है इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कुछ फॉलोइंग मैनर्स अपने पढ़ेंगे जिसके अंदर अपने डिटेल में पढ़ेंगे कि एंजाइम कैसे वर्क करता है। पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन ESC, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, एट डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है जो एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाने में इंक्रीज करती है उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसे डिक्रीज होती है, एक्टिवेशन एनर्जी का डिक्रीज होना, ठीक है। पहले आज अपने जो है कुछ पॉइंट्स जैसे हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ESC फॉर्मेशन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ESC फॉर्मेशन। इसके बारे में अपने पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फर्दर क्या करता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं जो बाद में एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ आ गया। यानी एंजाइम जो है वो फिर से फ्री स्टेट में आ जाता है और प्रोडक्ट जो है वो केमिकल रिएक्शन का आपको रिजल्ट मिल जाता है। फिर ये जो एंजाइम फ्री होते हैं दोबारा बाइंडिंग के लिए सबस्ट्रेट के साथ रेडी होते हैं, ठीक है। तो अब अपने इसको डिटेल में पढ़ते हैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू। ऑल एंजाइम कैटलाइज फर्स्ट ऑफ द ऑल एंजाइम कंबाइन टू सबस्ट्रेट। सबसे पहले क्या होता है, ऑल एंजाइम्स आर कंबाइन टू सबस्ट्रेट एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स व्हिच इज अनस्टेबल, जो कैसा होता है, अनस्टेबल टाइप का होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना है अनस्टेबल, अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब आप समझते हो कि जो चीज अनस्टेबल होगी वो कुछ टाइम तक ही रुक पाएगी, उसके बाद में उसको अलग अलग होना पड़ेगा। तो ये जो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है ये फर्दर किसमें टूट जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट में। किसमें टूट गया, एंजाइम और प्रोडक्ट में, जिसके कारण ये केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और एंजाइम जो है दोबारा फ्री हो जाएगा ये प्रोसेस फिर से करने के लिए, ठीक है। तो इसको कुछ डायग्राम से अपने देख लेते हैं, जैसे कि एंजाइम के अंदर ये डायग्राम देखते हैं अपने, एक साइड बना के देखते हैं। अब देखो ये तो है एंजाइम और ये इसके अंदर क्या है, सबस्ट्रेट के लिए जगह अपनों ने बनाई है, ये है अपना सबस्ट्रेट, ठीक है। ये तो है एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे इस प्रोसेस को। क्या बना लेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेंगे ऐसी राउंड, जिसके अंदर ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट, दोनों ने अपना क्या बना लिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स। समझ आ गई ये चीज। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर फर्दर ये एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है इसमें से क्या होगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम के साथ वर्क करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई आपको ये चीज, इसी को बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या है, अपने कुछ इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी थ्योरीज उसके बारे
लॉग एंड की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, साथ में इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स बनाते रहो और कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू।